नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड बाय ब्रॉड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई स्टोरी द थीफ्स स्टोरी का पार्ट 3। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। पहले आप उन पार्ट्स को देख लें ताकि स्टोरी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल से वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो और इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश के और टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस। तो आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार हरी, जो कि एक 15 साल का चोर है, अनिल से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। उसके घर पर रहता है उसके काम करने के लिए। अनिल उसको कहता है कि पैसे नहीं दे सकता, खाना बना दे तो उसको खाना खिला सकता है। दोनों दोस्त बनते हैं और अनिल हरी को कहता है कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा। इसी दौरान जब हरी मार्केट में कुछ ज़रूरी सामान लेने जाता है तो 1 रुपया इधर उधर करके अपने पास रखता है। हरी को लगता है कि अनिल ये सब जानता है, पर वो कभी माइंड नहीं करता। तो अब जानते हैं कहानी आगे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था। वह किसी सप्ताह किसी हफ्ते तो उधार लेता और अगले हफ्ते उधार दे रहा होता। कभी तो वो खुद उधार लेता, कभी वो खुद उधार देता। वह अपने अगले चेक के प्रति चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही वह आता था वह उसे बाहर जाता और मौज में उड़ा देता। मतलब कि वो जो काम करता था, कभी उसके पास पैसा कम आता, कभी ज़्यादा आता। जब ज़्यादा आता तो बाहर जाता, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर देता। ऐसा लगता था कि वह कोई मैगजीन्स के लिए लिखता है, आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका। मतलब कि वो कुछ लिखता था अनिल। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, सेइंग ही हैज़ जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। एक शाम वह रुपयों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने हाल ही में एक पब्लिशर को एक बुक बेची थी। रात को मैंने उस पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। मतलब कि अनिल एक दिन घर आया शाम को, उसने कहा कि भी मैंने आज कोई बुक बेची है तो उससे मेरे को ये पैसे मिले हैं, और उन पैसों को हरी ने देख लिया कि वो गद्दे के नीचे रख रहा है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work I had ever opportunity for doing so. Anil had given me a key of the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मैं लगभग, कौन कह रहा है? हरी कह रहा है। हरी कह रहा है कि मैं लगभग 3 माह से अनिल के यहाँ पर काम कर रहा था, और ख़रीदारी में ठगने के अलावा मैंने काम की लाइन, मतलब जो चोरी में से कुछ नहीं किया था। मतलब कि सिर्फ वो 1-2 रुपये जो कमाता था साइड में निकालता था वही थे, चोरी नहीं की थी। जबकि मेरे पास ऐसा करने का, चोरी करने का बहुत मौके थे, अपॉर्चुनिटी थी। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी, मैं जब चाहता आ जा सकता था। जिससे जितने लोगों से मैं मिला था ना आज तक, उनमें से सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था अनिल। एंड दैट्स वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't ever notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अनिल यहाँ पर रवि कह रहा है कि और इसलिए उसे लूटना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत वो विश्वास वाला व्यक्ति था ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यक्ति था, उस पर उसको लूटना मुश्किल था। हरी कहता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है,
क्योंकि वह लूटे जाने को वहन कर सकता है, पे कर सकता है। किंतु एक लापरवाह जो केयरलेस व्यक्ति है जैसे कि अनिल, उसको लूटना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसे लोग नोटिस ही नहीं करते कि उन्हें लूटा गया है। और ये बात कि उसको पता ना चले कि उसको लूट लिया गया है, चोरी करने की जितनी खुशी है उसको समाप्त कर देती है। मतलब कि हरी को खुशी होती थी जब वो किसी को लूटता था, बट जो कोई बंदा केयर ही ना करे कि उसको लूट लिया गया है, तो वो कहता कि सारा मज़ा ख़त्म हो जाता था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. खैर इस बार मैंने कुछ रियल वर्क किया, अर्थात चोरी की। मैंने अपने आप से कहा मैं चोरी से दूर भी हूँ, और यदि मैंने चोरी नहीं भी की तो वह इन पैसों को अपने दोस्तों पर व्यर्थ करेगा, क्योंकि जब भी उसके पास पैसे आते हैं अनिल बाहर जाता है और दोस्तों पे उड़ा देता है। तो इससे बेटर है कि मैं चोरी कर लूँ, और फिर वह मुझे अपनी तनख्वाह भी नहीं देता, वेतन भी नहीं देता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stopped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो आगे हरी कहता है कि उस रात अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण छज्जे पर थी और मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। परिस्थिति पर विचार करते हुए मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ। कंबल से बाहर निकलकर मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया। अनिल उस बिस्तर पर शांति से सोया हुआ था। उसका चेहरा स्पष्ट व चिंता मुक्त था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अधिक चिन्ह थे, हालांकि मेरे अधिकांशत दाग खरोंचे थी। My head slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side toward me. I was startled and quickly covered out of the room. मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरा, वह रुपये को तलाशने लगा। जब मैंने उनको तलाश लिया उन पैसों को, तो मैंने बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल ने नींद में ही आह भरी और मेरी तरफ अपनी करवट बदली। मैं विस्मित था और शीघ्रता से रेंगता हुआ उस रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the note at my waist, held there by the string of my pajama. I slowed down to the walk and counted the notes. 600 rupees in 50. I could live like a oil-rich Arab for a week or two. जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। रुपए मेरी कमर पर थे, वहाँ पजामा के नाड़े से बांधा हुआ था। मैंने एक साधारण चाल पर अपनी गति को धीमी कर दी और रुपए को गिना। 500 के नोटों में 600 रुपये। मैं 1 या 2 सप्ताह तक तेल से धनी बने अरबवासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into the one of the carriages, but I hesitated. For some reasons I can't explain, and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया।
लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी, रेलगाड़ी को अभी गति पकड़नी ही थी और मैं किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था, किंतु मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, हेजिटेट हो गया किसी कारण जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। दोस्तों यही कारण है कि जब वो भागने वाला था वहाँ पे रुक गया, क्योंकि शायद उसको वो सारी चीज़ें याद आ गई कि अनिल कितना अच्छा है यार, मैंने इसके साथ गलत किया, और मैंने बाहर निकल जाने के अवसर को खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो मैंने सुबह को उस प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा हुआ पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि कहाँ पर बिताऊं, कि मैं रात कहाँ पर बिताऊं। मेरे कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता की बजाय समस्या थी, और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे होटल में ठहरकर किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था कि मैं वहाँ पर रुका तो लोग कहेंगे भी ये रात को कहाँ से आया है, कैसे आया है, शक ना हो जाए किसी को। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं रियलिटी में जानता था वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था, क्योंकि एक ही व्यक्ति था अनिल, जिसको मैं अच्छे से समझता था, और उसको मैंने लूट लिया। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of a man's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, and the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of ट्रस्ट। ये पैराग्राफ दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। हरि कहता है कि चोर के रूप में मैंने अपने छोटे से जीवन काल में मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया, पढ़ाई की, स्टडी की, कि जब उनका माल, उनका जो चीज़ें गायब हो जाती है तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुन लेना कि जो लालची व्यक्ति के चेहरे पर क्या होता है, डर होता है, जब उसको लूट लिया जाता है वो डरता है। धनी व्यक्ति के चेहरे पर क्या होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, एंगर होता है। गरीब व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो भी क्या कर सकते हैं, लूट लिए। लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा केवल निराशाभूति ही दिखाएगा, वह भी पैसे के खोने से नहीं बल्कि विश्वास के खोने के कारण। तो ये 3 लोगों का यहाँ पे इसने बताया है। पहला बताया है कि जो लोग लालची होते हैं वो तो डरते हैं, जो अमीर होते हैं वो गुस्सा करते हैं, गरीब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में कहानी में क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।